एक आदमी ने अपनी पत्नी को एक खत भेजा। हाँ, लेकिन और ये बहुत अजीब बात है, उसने वो खत किसी डाकिये या किसी घुड़सवार को नहीं दिया। हाँ, उसने एक बहुत ही अलग संदेशवाहक चुना था। बिल्कुल, उसने अपना संदेशवाहक बनाया आसमान में तैरते हुए एक विशाल काले बादल को। मतलब पहली बार सुनने में तो ये किसी की दीवानगी या शायद मानसिक संतुलन खो देने का मामला लग सकता है। एक निर्जीव बादल से कोई कैसे बात कर सकता है भला? हाँ, सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन साहित्यिक दुनिया में इसी एक घटना ने एक ऐसी मास्टरपीस को जन्म दिया जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी सुनाई देती है। सही कहा आपने। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय यही कालजयी रचना है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनमें 14वीं शताब्दी के विद्वान मल्लिनाथ की प्रसिद्ध संजीवनी टीका शामिल है, और साथ ही आर्थर बेरिडेल कीथ जैसे पाश्चात्य संस्कृत विद्वानों के विस्तृत अध्ययन भी हमारे पास है। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ इस कविता का कोई साधारण सारांश पढ़ना नहीं है, बल्कि उस दूत काव्य परंपरा की जड़ों तक पहुंचना है जिसने आगे चलकर ना साहित्य में हंसदूत और पवनदूत जैसी विधाओं को जन्म दिया। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर एक साधारण सी प्रेम कहानी एक महाकाव्य में कैसे बदल गई। इस पूरी यात्रा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि कालिदास ने प्रकृति को केवल एक बैकड्रॉप या कहें कि महज एक पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल नहीं किया है। तो उन्होंने प्रकृति को कैसे दिखाया है? उन्होंने प्रकृति को एक जीवित, एक सांस लेते हुए सहृदय मित्र के रूप में चित्रित किया है, जिसका अपना एक पूरा चरित्र है। और ये केवल एक भावुक दृश्य नहीं है, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। बिल्कुल, और इस कहानी की शुरुआत ना एक ऐसे किरदार से होती है जिसकी स्थिति मुझे किसी हद तक आज के कॉर्पोरेट जीवन से मिलती जुलती लगी। अच्छा, वो कैसे? हाँ, देखिए, यक्ष नाम का एक सेवक है जो धन के देवता कुबेर के यहाँ काम करता है। अब यक्ष की नई नई शादी हुई है, वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूब गया है कि उसे अपने काम का, अपनी जिम्मेदारियों का कुछ होश ही नहीं रहा। हाँ, वो अपने काम से भटक गया था। वही तो, स्रोतों में मल्लिनाथ की टीका इस बात पर बहुत जोर देती है कि यक्ष ने प्रमाद किया, मतलब अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती। अब जाहिर है, जब ड्यूटी में लापरवाही होगी तो बॉस का गुस्सा तो झेलना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, और कुबेर ने उसे सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं दी। हाँ, उसे अपनी शानदार नगरी अलकापुरी से निकालकर विंध्या पर्वतमाला के रामगिरी आश्रमों में पूरे 1 साल के लिए निर्वासित कर दिया गया। ये जगह जिसे आज हम नागपुर के पास रामटेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ना मल्लिनाथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द का प्रयोग करते हैं। वो शब्द है अस्तगमित महिमा। अस्तगमित महिमा? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा अर्थ है कि कुबेर ने यक्ष की सारी दिव्य शक्तियां छीन ली। मतलब एक यक्ष जो कभी पलक झपकते ही कहीं भी जा सकता था, वो अब एक आम इंसान की तरह जमीन पर कैद हो गया है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी सजा है। हाँ, और अब उसे पहली बार भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और सबसे बढ़कर ना दूरी के दर्द का एहसास हो रहा है। ये शक्तियों का छिन जाना दरअसल उसे हमारे और आपके जैसा एक कमजोर मनुष्य बना देता है। सही बात है, और वो कमजोरी और वो दर्द ना कहानी में एकदम स्पष्ट दिखाई भी देता है। देखिए, अब यक्ष को इस निर्वासन में 8 महीने बीत चुके हैं। आषाढ़ का पहला दिन है, तपती हुई गर्मी के बाद आसमान में बदलाव हो रहा है, और वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। हाँ, और तभी उसकी नजर एक विशाल काले बादल पर पड़ती है जो पहाड़ की चोटी से टकरा रहा है। उस एक पल में ना उस बादल को देखकर यक्ष का बचा खुचा धैर्य पूरी तरह टूट जाता है। वो एकदम हताश हो जाता है। बिल्कुल। मैं जब ये दृश्य पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में हॉलीवुड की फिल्म कास्टअवे का वो दृश्य आ गया, जहाँ टॉम हैंक्स एक निर्जन द्वीप पर अकेले फंस जाते हैं और हताशा में एक वॉलीबॉल को विल्सन नाम देकर उससे बातें करने लगते हैं। उस अकेलेपन के मनोविज्ञान को समझने के लिए ना, ये एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है। टॉम हैंक्स के किरदार की हताशा एकांत से उपजी थी, लेकिन यक्ष की हताशा विरह से है। पर टॉम हैंक्स का किरदार तो फिर भी एक वॉलीबॉल पर खून से इंसान का चेहरा बना देता है ताकि वो उसे एक व्यक्ति मान सके। यहाँ यक्ष तो एक पढ़ा लिखा ज्ञानी प्राणी है ना। बिल्कुल, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो वो अच्छी तरह जानता है कि ये बादल कोई जीवित चीज नहीं है। विज्ञान के हिसाब से ये सिर्फ धुआं, धूप, पानी और हवा का एक मिश्रण है। फिर भी वो उसी निर्जीव बादल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है
और उसे अपना दूत बनने को कहता है, ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब ना कालिदास के एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक श्लोक में छिपा है। वो लिखते हैं, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेषु। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब जो व्यक्ति प्रेम और विरह के आवेग में पूरी तरह अंधा हो चुका है, उसकी सोचने समझने की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि वो सजीव और निर्जीव के बीच का फर्क ही भूल जाता है। तो यक्ष की ये हरकत कोई मूर्खता नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही कालिदास एक और बात कहते हैं, संतप्ता नाम त्वमसि शरणम, जिसका अर्थ है कि जो विरह की अग्नि में बुरी तरह जल रहे हैं, उनके लिए ये शीतल मेघ ही एकमात्र रक्षक है। मतलब जब कोई भीतर से टूट जाता है तो उसे प्रकृति में ही आसरा दिखता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अंदर से इतना लाचार हो तो प्रकृति का हर वो हिस्सा जो उसके घर की तरफ जा रहा हो, उसे अपना मसीहा लगने लगता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। और यहीं से शुरू होती है उस अचेतन बादल की एक अलौकिक यात्रा। यक्ष ने दूत तो चुन लिया है, लेकिन अब उसे रामगिरी से अलकापुरी तक का रास्ता भी समझाना है। जी, और स्रोतों में काव्य के इस पहले हिस्से को पूर्व में कहा गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था, ये सिर्फ एक भौगोलिक नक्शा नहीं है, ये तो भावनाओं से भरा एक पूरा रोड ट्रिप है। जब मैं इस यात्रा का विवरण पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि कोई आधुनिक ड्रोन कैमरा भी शायद ही इतने खूबसूरत और विस्तृत दृश्य दिखा सके। पूर्व मेघ में कालिदास ने भारत की भौगोलिक संपदा का जो मानवीकरण किया है ना, वो सच में अद्भुत है। मार्ग में सबसे पहला प्रमुख पड़ाव आता है आम्रकूट पर्वत। ये वही पर्वत है ना जहाँ जंगली आम के पेड़ है? हाँ, यक्ष मेघ से कहता है कि ये पर्वत जंगली आमों से लदा हुआ है, और जब तुम मतलब वो विशाल काला मेघ इस पर्वत की चोटी पर बैठोगे तो दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे ये पूरी पृथ्वी का एक स्तन हो। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। जी, यहाँ कालिदास प्रकृति को एक माँ के रूप में देख रहे हैं, जिसका वात्सल्य उस मेघ को अपने ऊपर आश्रय दे रहा है। इसके बाद नर्मदा नदी का दृश्य आता है, जिसे काव्य में रेवा कहा गया है। मैंने रेवा के बारे में एक बहुत ही सुंदर वर्णन पढ़ा था। हाँ, विंध्य पर्वत की तलहटी में पत्थरों के बीच से बहती हुई नदी की जो जलधाराएं हैं, उनका वर्णन यक्ष इस तरह करता है जैसे किसी विशाल गजराज यानी हाथी के शरीर पर सफेद रेखाएं उकेरी गई हों। इन रेखाओं को भक्ति छेद कहा जाता है। नदी को इतनी ऊंचाई से एक हाथी के शरीर पर बनी सफेद रेखाओं की तरह देखना, मतलब ये कल्पना सच में किसी पक्षी या बादल के नजरिए से ही आ सकती है। बिल्कुल, ये एक एरियल व्यू है। और फिर वो गंभीरा नदी का जिक्र करता है। मैंने पढ़ा कि यक्ष मेघ को बताता है कि उस नदी का जल किसी फिसलती हुई साड़ी के समान है, जिसे किनारे पर उगी हुई बेंत यानी वेतस की झाड़ियों ने अपने हाथों से थाम रखा है। यहाँ हर एक दृश्य में यक्ष को सिर्फ प्रेम, स्पर्श और मिलन ही दिखाई दे रहा है। वही तो, क्योंकि यक्ष खुद उसी प्रेम और मिलन की तड़प से गुजर रहा है ना। सही कहा, हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद अंदर से होते हैं। रुको, जब मैं इस रोड ट्रिप का नक्शा देख रही थी तो एक बात मुझे काफी अजीब लगी। क्या बात? यक्ष मेघ से कहता है कि तुम्हें दशार्ण की राजधानी विदिशा से होते हुए उज्जैनी, जिसे अवंतिका भी कहते हैं, वहां जाना चाहिए। और वो खुद ये स्वीकार करता है कि ये एक वक्र मार्ग है, मतलब ये सीधा रास्ता नहीं है बल्कि टेढ़ा और घुमावदार रास्ता है। हाँ, ये तो उसने स्पष्ट कहा है। तो अगर उसे अपना संदेश अपनी पत्नी तक पहुंचाने की इतनी ही जल्दी है तो वो बादल को इतने घुमावदार रास्ते से क्यों भेज रहा है? क्या कालिदास यहाँ अपने पसंदीदा शहर या अपनी जन्मभूमि उज्जैनी का जबरदस्ती प्रमोशन नहीं कर रहे? एक तरह का होम टाउन बायस? हाँ, ये आरोप कालिदास पर कई आलोचकों ने लगाया है और इसमें सच्चाई भी है। उज्जैनी के प्रति उनका अनुराग स्पष्ट दिखाई देता है। तो फिर इस वक्र मार्ग का क्या औचित्य है? इसके पीछे उन्होंने जो काव्यात्मक और सांस्कृतिक तर्क गढ़ा है ना, वो इतना मजबूत है कि ये घुमावदार रास्ता भी स्वाभाविक लगने लगता है। यक्ष मेघ को उज्जैनी इसलिए भेजता है क्योंकि वहां महाकाल का भव्य मंदिर है। अच्छा। वो चाहता है कि मेघ शाम के समय वहां पहुंचे और महाकाल की संध्या आरती में शामिल हो। पर मेघ आरती में शामिल होकर करेगा क्या? वो तो सिर्फ एक बादल है, वो कोई इंसान तो है नहीं जो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। यही तो कालिदास की कल्पना उड़ान भरती है। यक्ष कहता है कि शिव की आरती के समय जो विशाल नगाड़े बजने चाहिए, मेघ अपनी गहरी गर्जना से उन नगाड़ों की कमी पूरी करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। ये उस प्राकृतिक बादल द्वारा भगवान शिव की आराधना होगी। और सुनिए, उज्जैनी केवल आध्यात्म का केंद्र नहीं है,
वो सांसारिक विलासिता और सौंदर्य का भी केंद्र है। तो क्या मेघ वहां की सुंदरता का भी आनंद लेगा? हाँ, यक्ष मेघ से कहता है कि जब वो उज्जैनी की छतों से गुजरेगा तो वहां की महिलाएं अपने बाल धोकर सुखा रही होंगी। उन केशों से जो धूप और इत्र की सुगंध निकलेगी ना, मेघ उसे भी अपने भीतर समेट लेगा। मतलब ये यात्रा केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के बारे में नहीं है, ये उन सारे अनुभवों को अपने भीतर सोखने के बारे में है जो उस रास्ते में आते हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद मेघ कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि से गुजरता है, हिमालय की उन कंदराओं से जिन्हें हंस द्वार या नीति दर्रा कहा गया है, जहां से हंस मानसरोवर जाते हैं, और अंत में वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है, कैलाश पर्वत पर बसी शिव की नगरी अलकापुरी, जो ऐसी लगती है मानो बादलों ने कैलाश के सिर पर मुकुट पहन रखा हो। हाँ। और जैसे ही मेघ अलकापुरी की सीमा में प्रवेश करता है ना, काव्य का दूसरा भाग शुरू होता है, उत्तर मेघ। यहाँ पूरी कहानी का सुर, उसकी लय और उसका दायरा अचानक बदल जाता है। वो कैसे? अब तक हम बाहरी दुनिया के विशाल और विहंगम दृश्य देख रहे थे, पहाड़, नदियां, शहर। लेकिन अब कहानी सिमटकर एक शहर के भीतर, एक विशिष्ट घर में और अंततः एक स्त्री के मन की गहराइयों में उतर जाती है। और यहाँ जो विरोधाभास या जो कंट्रास्ट तैयार किया गया है वो सच में दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ अलकापुरी है जो अपने वैभव की चरम सीमा पर है, वहाँ कल्प वृक्ष है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, चारों तरफ उत्सव है, चमक दमक है। हाँ, लेकिन उसी भव्य शहर के बीचों बीच यक्ष का एक घर है जहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। वहां एक स्त्री, उसकी पत्नी विरह में तड़प रही है। शहर की उस चकाचौंध के बीच एक सूने घर का वो सन्नाटा बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। इसे संस्कृत काव्य शास्त्र में विप्रलंब श्रृंगार की चरम अवस्था कहा जाता है। मैं इस विप्रलंब श्रृंगार को ना थोड़ा और समझना चाहूंगी। ये सिर्फ उदासी या दुख से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, विप्रलंब श्रृंगार का मतलब केवल रोना या दुखी होना नहीं है। ये श्रृंगार रस का वो रूप है जहां प्रेमी युगल एक दूसरे से शारीरिक रूप से दूर होते हैं, लेकिन उनका प्रेम उस दूरी के कारण अपने सबसे तीव्र और शुद्ध रूप में प्रकट होता है। अच्छा, मतलब वियोग में प्रेम की अभिव्यक्ति। हाँ, यक्ष अपनी पत्नी को विधाता की प्रथम सृष्टि कहता है, यानी उसके लिए वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। लेकिन अब उस वियोग के कारण उसकी वो सुंदरता मुरझा गई है। कालिदास ने उसे पाले से मारी गई कमलिनी, यानी ठंड में सिकुड़ गए कमल के फूल के समान बेजान बताया है। ये बहुत ही मार्मिक है। और उसके होंठों की चमक उसकी गर्म आहों से सूख गई है। जब मैं स्रोतों में यक्षिणी की दिनचर्या का अनुवाद पढ़ रही थी तो सच कहूं मुझे बहुत अजीब सी उदासी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी के बहुत ही निजी और गहरे दुख को देख रही हूँ। हाँ, वो दृश्य बहुत ही शक्तिशाली है। वो स्त्री अपनी वीणा पर एक गीत गाने की कोशिश करती है, एक ऐसा गीत जिसमें यक्ष का नाम गूंथा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो गाना शुरू करती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वे आंसू वीणा के तारों पर गिरते हैं, जिससे तार भीग जाते हैं, स्वर बिगड़ जाते हैं और वो अपनी ही बनाई हुई धुन भूल जाती है। ये विरह की एक बहुत ही सूक्ष्म तस्वीर है। और इतना ही नहीं, वो पिंजरे में बंद एक छोटी सी मैना पक्षी से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने मालिक की याद आती है। वो जमीन पर फूल रखकर दिन गिन रही है। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि वो जी नहीं रही है, बस उसका अस्तित्व आशा के एक बारीक से धागे पर टिका हुआ है। आशा, यही वो केंद्र बिंदु है जिस पर पूरा उत्तर मिटते का है। यक्ष भी ये बात अच्छी तरह जानता है। उसे पता है कि यक्षिणी के प्राण केवल इसी उम्मीद पर टिके हैं कि वे फिर मिलेंगे। और इसीलिए मेघ द्वारा लाया गया ये संदेश ही उसकी एकमात्र जीवन रश्मि है। बिल्कुल। पर अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती मेघ के सामने ये है कि वो यक्षिणी को ये संदेश आखिर देगा कैसे? हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। मतलब एक तो वो स्त्री पहले से ही इतनी दुखी है, कमजोर है, ऊपर से अगर अचानक एक विशाल गरजने वाला काला बादल उसकी खिड़की पर आकर शोर मचाने लगे तो वो तो बुरी तरह डर जाएगी। इसी वजह से ना यक्ष मेघ को बहुत ही स्पष्ट और बारीक हिदायत देता है। क्या हिदायत देता है? वो कहता है कि जब तुम मेरे घर पहुंचो तो तुरंत बरसना या गरजना शुरू मत कर देना। अगर वो सो रही हो तो बहुत धीरे से एक ठंडी हवा के झोंके की तरह अंदर जाना। और सबसे जरूरी बात यह सुनिश्चित करना कि वो जाग जाए, लेकिन एकदम झटके से नहीं। मतलब वो नहीं चाहता कि वो अचानक से डर कर उठे। और वो यूं भी कहता है कि ऐसा न हो कि वो नींद में कोई सुखद सपना देख रही हो जिसमें वो मेरे साथ हो और तुम्हारे गर्जना से उसका वो मिलन का सपना टूट जाए। कितनी गहरी संवेदनशीलता है इस विचार में। लेकिन
मान लीजिए मेघ ने उसे धीरे से जगा भी दिया और यक्ष का संदेश सुनाना शुरू कर दिया, पर वो स्त्री एक बादल की बात पर यकीन कैसे करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। उसे कैसे पता चलेगा कि ये सच में यक्ष ने ही भेजा है? विरह में तड़पता कोई भी इंसान मतिभ्रम का शिकार हो सकता है ना। उसे लग सकता है कि उसका अपना दिमाग ही उसके साथ खेल खेल रहा है। क्या उनके बीच कोई सीक्रेट कोड या पासवर्ड था? हाँ बिल्कुल, आप इसे एक प्राचीन पासवर्ड या संस्कृत में कहें तो अभिज्ञान कह सकते हैं। प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए अक्सर किसी ऐसे गुप्त चिन्ह या घटना का प्रयोग किया जाता था जिसे केवल वे दोनों जानते हों। तो यक्ष ने कौन सा गुप्त चिन्ह बताया? यक्ष मेघ से कहता है कि उसे एक बेहद निजी और अंतरंग घटना याद दिलाना। वो कहता है उसे याद दिलाना कि एक रात जब हम साथ सो रहे थे तो वो अचानक फूट फूट कर रोते हुए जाग गई थी। अरे ऐसा क्या हुआ था उस रात? जब यक्ष ने घबराकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सुबकते हुए कहा कि मैंने सपने में तुम्हें किसी और स्त्री के साथ हंसते हुए देखा है। देखिए, ये कोई बड़ी ऐतिहासिक या वीरतापूर्ण घटना नहीं है। ये एक बहुत ही छोटी सी असुरक्षा और अत्यधिक प्रेम से भरी हुई घटना है जिसे दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं जानता। और यही बात साबित करती है कि ये संदेश सीधे यक्ष के हृदय से आया है। बिल्कुल, ये भरोसे की सबसे मजबूत मोहर है। और जब ये साबित हो जाता है तब यक्ष अपना असली संदेश देता है। मैंने पढ़ा था, वो कहता है कि मैं जीवित हूँ, तुम हिम्मत मत हारना। हमारा ये निर्वासन का शाप देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, ये वो दिन है जब भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। और इसी संदेश के दौरान ना कालिदास प्रेम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करते हैं। जी। अक्सर दुनिया में ये माना जाता है कि दूरी से प्रेम कम हो जाता है, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन यक्ष कहता है कि वियोग में प्रेम घटता नहीं है। तो क्या होता है? बल्कि जब आप अपने प्रिय से दूर होते हैं और भौतिक सुखों का अभाव होता है तो वो प्रेम भीतर ही भीतर संचित होता रहता है और भी अधिक प्रगाढ़ और गहरा हो जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही भावुक और विचारोत्तेजक लगता है, लेकिन एक सवाल जो अक्सर साहित्य के विद्यार्थियों के मन में उठता है और मेरे भी मन में आ रहा है, वो ये कि ये सारी भावनाएं, ये विरह, ये तड़प कागज पर उतरी कैसे? आप इसकी तकनीक की बात कर रही हैं? हाँ, कालिदास ने ऐसा कौन सा तकनीकी कौशल इस्तेमाल किया जिससे ये कविता पढ़ने वाले के मन पर इतना गहरा असर डालती है? स्रोतों में वैदर्भी रीति और मंदाक्रांता छंद का बहुत जिक्र है। आखिर ये काम कैसे करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कविता सिर्फ क्या कहा गया है इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कैसे कहा गया है इस पर भी निर्भर करती है। वैदर्भी रीति संस्कृत काव्य की एक शैली है। इसकी क्या खासियत है? इसकी विशेषता ये है कि इसमें बहुत कठोर या लंबे लंबे संयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ये बहुत ही मधुर, कोमल और एक प्राकृतिक बहाव वाली शैली है। मतलब पढ़ने में बहुत आसान और सुरीली लगती होगी। बिल्कुल, ये वैसी ही है जैसे कोई नदी बिना किसी शोर के शांति से बह रही हो। विरह और दुख जैसी कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इससे बेहतर कोई शैली नहीं हो सकती। और वो जो दूसरा है, मंदाक्रांता छंद, उसका क्या रहस्य है? मंदाक्रांता का शाब्दिक अर्थ ही है जो मंद मंद चलता है या जिसकी गति बहुत धीमी हो। इस छंद को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें अक्षरों की व्यवस्था एक बहुत ही धीमी लय पैदा करती है। तो इसे पढ़ते समय क्या होता है? जब आप मंदाक्रांता छंद में लिखे श्लोकों का पाठ करते हैं ना, तो आपको हर कुछ शब्दों के बाद थोड़ा ठहरना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये लय जानबूझकर उस भारीपन को दिखाने के लिए बनाई गई है। बिल्कुल, इसे पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे आप किसी विरही हृदय की भारी और थक चुकी धड़कन को सुन रहे हों, या फिर जैसे किसी की आंखों से आंसू एक एक करके ठहर ठहर कर गिर रहे हों। उफ, ये तो सच में कमाल है। हाँ, कालिदास ने सिर्फ शब्द नहीं लिखे हैं, उन्होंने उन शब्दों की ध्वनि और उनकी लय में विरह के उस लंबे और मुश्किल समय को साक्षात हमारे सामने खड़ा कर दिया है। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि मेघदूतम केवल एक पति का अपनी पत्नी को भेजा गया खत नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये दूरी और समय को पार कर अपने प्रिय तक पहुंचने की एक शाश्वत मानवीय पुकार है। ये जड़ और चेतन के बीच की दीवार को गिरा देता है और एक निर्जीव बादल को इंसान की भावनाओं का सबसे सच्चा वाहक बना देता है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी जब भी आसमान में आषाढ़ का पहला काला बादल गिरता है ना, तो साहित्य प्रेमियों को कहीं ना कहीं उस यक्ष की याद आ ही जाती है। बिल्कुल। आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो शायद सोचने वाली बात है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो ब्लू टिक्स, इंस्टेंट मैसेजिंग
और वीडियो कॉल्स की दुनिया है। हाँ, आज तो संचार बहुत आसान हो गया है। वही ना, एक बटन दबाते ही हमारी बात, हमारी तस्वीर मीलों दूर बैठे इंसान तक 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पहुंच जाती है। दूरी मिटाने के हमारे पास अनगिनत साधन हैं। तकनीकी रूप से हम पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन क्या इस गति, इस स्पीड के चक्कर में हमने कुछ खो तो नहीं दिया? ये एक बड़ा सवाल है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं सोच रही थी कि क्या तुरंत जवाब पाने की इस आदत ने हमसे प्रेम में इंतजार करने की वो कला छीन ली है? वो मंदा क्रांता वाली धीमी मीठी तड़प, वो धैर्य जो कालिदास के यक्ष और यक्षिणी के पास था, क्या वो गहराई आज के हमारे इन तेज तरार संपर्कों में कहीं पीछे छूट गई है? ये सच में एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा विचार है। तकनीक ने दूरी तो खत्म कर दी है, लेकिन भावनाओं का जो ठहराव इंतजार में है, वो शायद अब दुर्लभ हो गया है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उस यक्ष की तरह